मुंबई के सेंट्रल मुंबई जिला अदालत की नंबर 17 कोर्ट में उस दिन इतनी भीड़ थी कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी। बाहर गर्मी 42 डिग्री थी, लेकिन अंदर की हवा उससे भी ज्यादा गर्म थी। जलन और बदला। कोर्ट के अंदर सबसे आगे की बेंच पर एक युवक बैठा था, जिसकी उम्र शायद 28-30 के बीच थी, लेकिन उसकी आंखें उससे कहीं ज्यादा बूढ़ी लग रही थीं। उसने एक साधारण सा सफेद कुर्ता पहना था। उसके हाथ में कोई फाइल नहीं थी, कोई वकील नहीं था, कोई टीम नहीं थी। वो अकेला था। उसके सामने दूसरी तरफ शहर के 3 सबसे बड़े वकील बैठे थे और उनके पीछे एक पूरा साम्राज्य था। मल्टी-बिलियन डॉलर की कंपनी, मीडिया हाउस और वो आदमी जिसने उस युवक की जिंदगी का हर सपना चुरा लिया था। जब जज साहब ने अंतिम फैसला सुनाया तो पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, अभियोक्ता विक्रांत सिंह राठौड़ की सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। अदालत को यह प्रमाण नहीं मिला कि प्रतिवादी ने कोई गैर कानूनी कार्य किया। केस खारिज। विक्रांत की आंखें बंद हो गईं। उसने महसूस किया कि उसके आसपास के सारे लोग उसके दिमाग में चीख रहे थे। वकील सोच रहे थे, बेवकूफ हमसे लड़ने आ गया। विपक्षी पक्ष वाले हंस रहे थे और पत्रकार अपने फोन पर टाइप कर रहे थे। धोखेबाज दिमाग पढ़ने वाला ठग। कोर्ट ने सुनाई सजा। विक्रांत ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो उठा, अपनी कुर्सी को धीरे से टेबल के नीचे रखा और कोर्ट से बाहर निकल गया। बाहर गर्मी ने उसका स्वागत किया। वो सड़क पर चलने लगा और उसके पीछे पत्रकारों का झुंड दौड़ रहा था। एक पत्रकार ने माइक उसके मुंह के पास करते हुए पूछा, विक्रांत जी, आपको कोर्ट ने ठग करार दिया है, आपकी प्रतिक्रिया? विक्रांत रुका। उसने उस पत्रकार की आंखों में देखा। उसके दिमाग में पढ़ा। पत्रकार सोच रहा था, अगर इसने कुछ सनसनीखेज कह दिया तो मेरी स्टोरी वायरल हो जाएगी। विक्रांत ने धीरे से कहा, आपकी पत्नी ने आपको बताया कि आपका बेटा आपका नहीं है। पत्रकार का माइक गिर गया। विक्रांत वहां से चल दिया। उसकी पीठ पर 1 लाख लोगों की निगाहें थीं और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। वो आवाज जो 7 साल पहले पहली बार सुनाई दी थी, जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी और जिसने उसे करोड़पति भी बना दिया। 7 साल पहले विक्रांत राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक ऐसे गांव में रहता था जहां मोबाइल नेटवर्क अभी तक नहीं पहुंचा था। उसके पिता हरिराम गांव के एकमात्र सरकारी स्कूल में चपरासी थे। माँ गोमती देवी घर पर बीड़ियां बनाती थीं। विक्रांत बचपन से ही चुप रहता था। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता लोग चौंक जाते। एक बार गांव की सरपंच की पत्नी ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने चुप क्यों रहते हो? विक्रांत ने कहा, ताई, आपके पति कल रात को फूलचंद की दुकान पर जुआ खेल रहे थे और हार गए। उन्होंने आपके गहने गिरवी रख दिए हैं। सरपंच की पत्नी का चेहरा सफेद पड़ गया। उस दिन के बाद से गांव में विक्रांत को भूत प्रेत वाला कहा जाने लगा। लोग उससे दूर भागते थे। उसके पिता ने उसे बहुत पीटा, कहा, बेटा लोगों की बातें मत बोला कर। लेकिन विक्रांत की समस्या ये थी कि वो बातें सुनता ही था, चाहे वो चाहे या न चाहे। जब वो स्कूल जाता तो उसे पता चल जाता कि उसके साथ वाली बेंच पर बैठा लड़का उसकी फटी हुई कॉपी पर हंस रहा है। जब वो मंदिर जाता तो पंडित के दिमाग में पड़ता कि वो चढ़ावे का पैसा गिन रहा है। विक्रांत ने अपने अंदर की इस आवाज को दबाना सीख लिया। उसने सबको यकीन दिला दिया कि वो सामान्य है, लेकिन असलियत ये थी कि वो हर इंसान के दिमाग की तरह एक खुली किताब बन चुका था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसके पिता ने कहा, बेटा गांव में रहकर तू कुछ नहीं कर सकता, शहर जा, वहां कोई तुझे नहीं जानता, अपनी जिंदगी बना। विक्रांत के पास 500 रुपए थे, एक जोड़ी कपड़े और अपनी माँ की बनी हुई बीड़ियों का एक बंडल। वो जोधपुर चला गया। जोधपुर में उसने सबसे पहले एक ढाबे पर काम शुरू किया। वहां उसने देखा कि ढाबे का मालिक हर महीने मजदूरों की मेहनताना काट लेता था। विक्रांत ने एक दिन मालिक के दिमाग में पढ़ा कि वो अपनी सारी कमाई का हिसाब छुपाने के लिए 2 अलग-अलग किताबें रखता है। विक्रांत ने चुपके से उन किताबों की फोटो खींच ली और आयकर विभाग को भेज दी। 3 महीने बाद ढाबे पर छापा पड़ा। मालिक ने विक्रांत पर शक किया, लेकिन साबित नहीं कर सका। विक्रांत ने उस दिन ढाबा छोड़ दिया। अब उसके पास कोई काम नहीं था। वो है जोधपुर की सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जो सड़क किनारे ताश के पत्तों से लोगों का भविष्य बताता था। बूढ़े ने विक्रांत को देखा और कहा, बेटा तेरी आंखों में कुछ है, तू लोगों के अंदर देख सकता है ना? विक्रांत चौंक गया। बूढ़े ने कहा, डर मत, मैं भी वैसा ही था, लेकिन मैंने ये शक्ति बुढ़ापे में खो दी। तू अभी जवान है, इसका इस्तेमाल करना सीख। बूढ़े ने उसे सिखाया, लोगों के दिमाग की बातें सीधे मत बोल, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर। अगर कोई अमीर आदमी तुझसे नफरत करता है तो उसकी नफरत का कारण जान। अगर कोई व्यापारी डरा हुआ है तो उसके डर का फायदा उठा। विक्रांत ने ये सीख ली। वो जोधपुर के उस इलाके में गया जहां शेयर मार्केट के छोटे मोटे दलाल बैठते थे। वो वहां चाय बेचने लगा।
चाय देते हुए वह दलालों के दिमाग पढ़ता रहता। उसे पता चल जाता कि कौन सा दलाल के शेयर में पैसा लगाने वाला है, किसे डर है, किसे लालच है। उसने अपनी बचत से पहला शेयर खरीदा। 2 हफ्ते में उसके पैसे दोगुने हो गए। फिर उसने दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा। 1 साल के अंदर विक्रांत के पास 20 लाख रुपए हो गए। उसने चाय की दुकान बंद कर दी और एक छोटा सा ऑफिस ले लिया। अब वो खुद एक शेयर ब्रोकर बन गया था। उसकी खासियत थी, वो कभी गलत नहीं होता था। लोग उसके पास पैसे लेकर आने लगे। 3 साल में विक्रांत करोड़पति बन गया। उसने अपने माता पिता के लिए गांव में पक्का मकान बनवाया और खुद जोधपुर के सबसे ऊंचे टावर के पेंट हाउस में शिफ्ट हो गया। लेकिन पैसा आते ही दुश्मन भी आने लगे। जोधपुर के शेयर मार्केट पर राज करने वाला एक नाम था महेंद्र सेठ। महेंद्र सेठ ने 30 साल में अपना एक साम्राज्य खड़ा किया था। विक्रांत की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता उन्हें रास नहीं आई। एक दिन महेंद्र सेठ ने विक्रांत को अपने ऑफिस बुलाया। वो ऑफिस इतना शानदार था कि विक्रांत ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। महेंद्र सेठ ने उसे सामने बैठाया और कहा, बेटा तू बहुत तेज है, लेकिन इस शहर में तेज दिमाग वालों की उम्र कम होती है। मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, मेरे साथ जुड़ जा। विक्रांत ने महेंद्र सेठ के दिमाग में देखा। उसने देखा कि महेंद्र सेठ उसे इस्तेमाल करके फेंक देना चाहते थे। उनके दिमाग में एक नंबर था, 23 करोड़, जो उन्होंने पिछले साल टैक्स चोरी से बचाए थे। विक्रांत ने कहा, सेठ जी, आपके दिमाग में 23 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला घूम रहा है। मुझे लगता है पहले उसे सुलझा लीजिए। महेंद्र सेठ का चेहरा भयानक हो गया। उन्होंने कहा, तूने क्या कहा? विक्रांत उठकर चला गया। उस दिन के बाद से महेंद्र सेठ ने विक्रांत को बर्बाद करने की ठान ली। महेंद्र सेठ ने विक्रांत के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दायर किए। पहले केस था शेयर मार्केट में हेराफेरी। दूसरा केस था लोगों से ठगी करके पैसे ऐंठना। तीसरा केस था बिना लाइसेंस के ब्रोकिंग। विक्रांत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने बड़े वकील रख सके। उसने खुद ही अपनी पैरवी शुरू की। लेकिन महेंद्र सेठ के पास पैसा था, ताकत थी और मीडिया था। अखबारों में छपने लगा, दिमाग पढ़ने वाला ठग लोगों से ठगी करता था। विक्रांत के क्लाइंट्स एक एक करके उसका साथ छोड़ने लगे। उसकी कंपनी ढह गई। उसका पेंट हाउस बैंक ने कब्जे में ले लिया। विक्रांत फिर सड़क पर आ गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे काला दौर था। वो उसी कोर्ट में खड़ा था जहां केस चल रहे थे और महेंद्र सेठ के वकील उसे हर बार हरा देते थे। आखिरी सुनवाई में जब जज ने फैसला सुनाया, केस खारिज, तो विक्रांत ने कोर्ट में ही घोषणा कर दी, मैं ये मुकदमा हार गया हूं, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। एक दिन महेंद्र सेठ आप मेरे सामने घुटने टेकेंगे। महेंद्र सेठ हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे कोर्ट में गूंजी। विक्रांत उस रात मुंबई की सड़कों पर भटक रहा था। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, सोने की जगह नहीं थी। वो चर्चगेट स्टेशन के बाहर एक बेंच पर बैठा था। तभी उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर लाइटें जल रही थीं। वो बिल्डिंग थी श्रीधर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। उस बिल्डिंग के सामने एक बोर्ड लगा था, सीईओ श्रीधर राजवंशी। विक्रांत ने उस बिल्डिंग को देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह 7 बजे वो उस बिल्डिंग के गेट पर खड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। विक्रांत ने कहा, मुझे श्रीधर राजवंशी जी से मिलना है। गार्ड हंसा, तू कौन है? यहां लंगड़े भिखारी नहीं आ सकते। विक्रांत ने गार्ड के दिमाग में देखा। उसने कहा, तुम्हारी बेटी का एडमिशन कल से पहले हो जाएगा, डरो मत। गार्ड सकपका गया। विक्रांत अंदर घुस गया। वह लिफ्ट में चढ़ा और सीधे 32वीं मंजिल पर पहुंच गया। श्रीधर राजवंशी का ऑफिस देखते ही बनता था। दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और एक निजी सहायक बैठा था। विक्रांत ने सहायक से कहा, मैं विक्रांत हूं, मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूं। सहायक ने कहा, आपका अपॉइंटमेंट? विक्रांत ने कहा, आपके बॉस को मेरी जरूरत है। वो पिछले 3 महीने से शेयर मार्केट में घाटे में चल रहे हैं। मैं उन्हें बचा सकता हूं। सहायक ने अंदर फोन लगाया। 10 मिनट बाद विक्रांत श्रीधर राजवंशी के सामने बैठा था। श्रीधर एक बुजुर्ग आदमी थे, सफेद दाढ़ी, साफ आंखें। उन्होंने विक्रांत को देखा और कहा, तुम वही हो ना जिसे कोर्ट ने ठग कहा था? विक्रांत ने कहा, जी। श्रीधर ने कहा, और तुम मुझे क्या ऑफर कर रहे हो? विक्रांत ने कहा, सर, मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपके प्रतिद्वंद्वी क्या सोच रहे हैं, आपके कर्मचारी क्या छुपा रहे हैं और बाजार अगले 6 महीने में कहां जाएगा। लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा। मैं आपसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं। अगर मैं 3 महीने में आपकी कंपनी का घाटा आधा नहीं कर दूं तो मैं खुद चला जाऊंगा। श्रीधर ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, ठीक है, 3 महीने, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला
तो मैं तुम्हें महेंद्र सेठ से भी बदतर बना दूंगा। विक्रांत ने श्रीधर ग्रुप में ज्वाइन किया। पहले ही दिन उसने कंपनी के सभी टॉप मैनेजर्स को एक रूम में बुलाया। उसने एक एक करके हर मैनेजर के दिमाग में देखा। उसने बताया कि कौन कंपनी का पैसा हड़प रहा है, कौन झूठे प्रोजेक्ट दिखा रहा है, कौन प्रतिद्वंद्वी कंपनी को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। श्रीधर राजवंशी हैरान रह गए। 1 महीने में ही कंपनी का घाटा 30% कम हो गया। दूसरे महीने में विक्रांत ने श्रीधर को एक ऐसा डील सुझाया जो किसी और को नहीं पता था। एक छोटी सी कंपनी थी जो दिवालिया होने वाली थी, लेकिन उसके पास एक पेटेंट था जो उद्योग में क्रांति ला सकता था। विक्रांत ने उस कंपनी के मालिक के दिमाग में पढ़ लिया था कि वो घबराकर कंपनी को बहुत कम दाम पर बेचने को तैयार है। श्रीधर ने वैसा ही किया। तीसरे महीने में श्रीधर ग्रुप का शेयर प्राइस 2 गुना हो गया। श्रीधर ने विक्रांत को अपना पार्टनर बना लिया। अब विक्रांत के पास पैसा था, ताकत थी और एक ऐसा सहारा था जो महेंद्र सेठ से टक्कर ले सकता था। लेकिन विक्रांत भूले नहीं था। उसने अपनी हार का बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले महेंद्र सेठ की कंपनी के सारे शेयर खरीदने शुरू कर दिए। 6 महीने में वो महेंद्र सेठ की कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। एक दिन उसने महेंद्र सेठ को एक पत्र भेजा। सेठ जी, कल सुबह 10 बजे उसी कोर्ट के बाहर मिलिए जहां आपने मुझे हराया था। महेंद्र सेठ को पता चल गया था कि विक्रांत अब कितना ताकतवर हो चुका है। वो डर गए। अगले दिन सुबह 10 बजे उसी कोर्ट के बाहर विक्रांत अपनी लग्जरी कार से उतरा। उसने सफेद कुर्ता पहना था, ठीक वैसा ही जैसा उस दिन पहना था जब उसे हार मिली थी। महेंद्र सेठ पहले से वहां खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे। विक्रांत ने उनके सामने जाकर कहा, सेठ जी, याद है मैंने कहा था एक दिन आप मेरे सामने घुटने टेकेंगे। महेंद्र सेठ ने कहा, विक्रांत, मैं तुमसे हार गया। मेरी कंपनी अब तुम्हारी है, बस मेरे परिवार को मत छोड़ना। विक्रांत ने कहा, सेठ जी, मैं आपकी कंपनी नहीं लेने आया हूं, मैं आपको वापस देने आया हूं। लेकिन शर्त यह है कि आप उन सब लोगों से माफी मांगेंगे जिन्हें आपने मेरे खिलाफ भड़काया था, और आप उन सारे केस वापस लेंगे जो आपने मुझ पर लगाए थे। महेंद्र सेठ ने पूछा, तुम मेरी कंपनी वापस क्यों दोगे? विक्रांत ने कहा, क्योंकि मैंने सीखा है सेठ जी, बदला लेने से दिल नहीं भरता। बदला तो तब भरता है जब आप अपने दुश्मन को इंसान बना दे। मैंने आपको हरा दिया, अब मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। महेंद्र सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। वे विक्रांत के पैरों पर गिर पड़े। विक्रांत ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। आज विक्रांत देश के सबसे बड़े बिजनेस कंसल्टेंट्स में से एक है। उसकी कंपनी का नाम है अंतर्दृष्टि कंसल्टिंग। वो उन सीईओ को सलाह देता है जो देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। लेकिन वो आज भी हर महीने 3 दिन चर्चगेट स्टेशन के बाहर उसी बेंच पर बैठता है जहां वो एक बार भूखा सोया था। वहां वो उन लोगों से मिलता है जिनके पास कुछ नहीं है। वो उनके दिमाग पढ़ता है, उनकी समस्याएं सुनता है और उन्हें रास्ता दिखाता है। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला है जहां हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उस स्कूल की दीवार पर लिखा है, तुम्हारे अंदर की वो चीज जिससे दुनिया डरती है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। विक्रांत अक्सर कहता है, मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता हूं, लेकिन असली जादू ये नहीं है। असली जादू ये है कि मैंने अपना दिमाग पढ़ा और उसमें पाया कि मैं कभी हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, और जब तक तुम हार नहीं मानते, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। उसकी कहानी आज हर उस शख्स के लिए प्रेरणा है जिसे दुनिया ने अलग कहकर नकार दिया, क्योंकि विक्रांत ने साबित कर दिया, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी चीज दूसरों से अलग है तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सुपर पावर है। बस उसे पहचानने की देर है।